हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आर.एस. अग्रवाल की बुक्स, लुसेंट की बुक्स के अंदर है अवेलेबल कंटेंट, उस कंटेंट को मिक्स करके बहुत ही बढ़िया एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से कंटेंट बनाया है, जिसके अंदर आपको पटवारी, बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यह वीडियो देखने के बाद आपको शायद किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है इस इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आप मेरा चैनल है डीपी एडुटेरिया, जिसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है। मैं जो है आज आपको फुल कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है। पूरा बेसिक से लेकर तो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, अदर टाइप्स, जिस भी टाइप से पूछा जाता है वो सभी यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा मैं आपको। तो आप मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें बता दूंगा, आपको एक ही बार में सारी चीज़ों का समाधान मिल जाएगा। शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ही समझते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से ही उठा के पूछ लिए जाते हैं और हमें ये पता भी होना चाहिए कि इक्वेशन आखिर है क्या। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हिंदी में कहते हैं वर्ग समीकरण। Quadratic equation is the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये वाला जो टर्म है ये समाप्त हो जाएगा और यह टर्म समाप्त होने के बाद हमारे पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। इसका बेसिक यहीं से शुरू होता है कि इसके नाम के अंदर है कि वर्ग। हमें समीकरण के दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए और दो सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब यह समीकरण एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी। इसलिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 बात, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर 10th बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही इसे लिखना है और साथ ही ये लिखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हम आगे और भी वीडियो के अंदर सारी चर्चा करेंगे, बारीकी से इस बात को समझेंगे। नंबर 3 पॉइंट है यहाँ पर, ए रियल नंबर इज अल्फा is called a root of the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। यदि हमारी इक्वेशन का कोई रूट अल्फा है तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वी ऑल्सो से दैट एक्स इक्वल टू अल्फा। हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा के रूप में एक वैल्यू निकल कर आएगी और उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट इज सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो यहाँ पर अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा जो वैल्यू निकल के आएगी अल्फ़ा, वह अल्फ़ा वैल्यू हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जगह जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें 0 के बराबर लेके जाएगी।
यह यहाँ पर बताया गया है। नोट दैट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने फिर आपको यहाँ पर बताया है पीपीटी के माध्यम से कि पोलिनोमियल के अंदर जो हमें वैल्यूज़ निकल के आती है वही वैल्यू क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर भी निकल कर आती है। बस दोनों में मोटा फर्क इतना है कि यहाँ पर c के बाद इक्वल टू 0 है और यहाँ पर 0 नहीं होती है। इसके ज़ीरोस निकालते समय हमें इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा, काम की बातें होगी, बिल्कुल व्यर्थ बातें ना करें, ना होगी ना आपको सुनने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर पॉइंट है, ये इसके बेसिक्स हैं जो आप नोट करिए अपने कॉपी में और इसको याद रखिए। नंबर 1, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फ़ा एंड बीटा। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू मिलती है। उन दोनों वैल्यूओं को हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा कहा है। 2 वैल्यू हमें प्राप्त होती है, रूट्स प्राप्त होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट डी। डी जो है इसे कहा जाता है डी की वैल्यू, यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप बिल्कुल अंडरलाइन करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे मेन पार्ट ये होने वाला है हमारी इक्वेशन का। नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की क्या प्रकृति रहेगी, ये हमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बताएगी। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के माध्यम से या फैक्टराइजेशन के फार्मूले से हम जो है क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन एक फार्मूले के बेस्ड होती है सॉल्यूशन इसका, और एक होता है फैक्टराइजेशन के बेस्ड। 2 तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे ये 4 तरीके होते हैं, लेकिन अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं, MCQs होते हैं। उसमें हमें 4 में से एक आंसर का चूज़ करना है और उसे करने के लिए ये 2 मेथड हमारे पास पर्याप्त होती है। ठीक, और 10th के मैथ्स में भी लगभग हमें इसी फार्मूले की और इसी फैक्टराइजेशन की आवश्यकता लगती है। हम यही देखेंगे यहाँ। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको कहा है कि नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट के अंदर हमें 3 टाइप से इसके रूट्स प्राप्त हो सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इस समीकरण से, इस इक्वेशन से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बाहर निकाल कर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रखेंगे और फिर देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या कंडीशन रहती है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका अर्थ है कि वो एक प्लस नंबर है, तो जो है हम इसे कह सकते हैं कि ये समीकरण हमें रियल रूट देगी। सेकंड है डी लेस देन 0। यदि हम इस समीकरण में मान रखकर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें और हमें यह वैल्यू अगर ऋणात्मक आती है, नेगेटिव आती है, मतलब 0 से छोटी आती है, तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, अर्थात डी लेस देन इक्वल टू डी लेस देन 0। तो इसके जो रूट होंगे वह रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स हमें फाइंड होंगे ही नहीं, समीकरण आगे नहीं बढ़ पाएगी। चलिए आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कैसे नहीं बढ़ेगी वो। नेक्स्ट है IMP यहाँ पर इस पोर्शन का कि d इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट्स, हमें 2 रूट्स जो है वास्तविक संख्याओं के रूप में हमें यहाँ पर मिलेंगे। तब हम इसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। या हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के अंदर कब रियल रूट से निकल के आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एंड बीटा देन इक्वेशंस, क्या हो सकती है यहाँ पर इक्वेशन, जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो तब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए होता है। जब हम समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर दो सॉल्यूशन मिलेंगे। हमने एक को कहा अल्फ़ा और एक को कहा बीटा। तब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हिंदी में कहते हैं मूल, अंग्रेजी में कहते हैं रूट्स। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर लिखेंगे तो माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो फार्मूला रहेगा वो सी बटे ए का रहेगा। और इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ से हम जो है अगले स्लाइड से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से सारे आंसर क्वेश्चंस जो है उनको देखिए। सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। लिमिटेड क्वेश्चंस का एडिशन यहाँ पर है। उनके अंदर लगभग जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं हर एक क्वेश्चन को अलग यूनिक बनाया है। उसके अंदर कई छोटी छोटी बातें समाहित है जिनके आधार पर कई क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बन जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समीकरण हमारा है 3x घात 2 प्लस 2x बराबर 0। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का अर्थ पहले हम यहाँ देखेंगे क्या ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। देखते हैं क्या ये वर्ग समीकरण है। अगर आपसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इस टाइप का ऑप्शन देके क्या ये वर्ग समीकरण है, तो हमें ये देखना आना चाहिए कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पर 3x की पावर जो है 2 है प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर ये वाला जो पद है ये नदारद है, इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक में हमने ये देखा पिछले स्लाइड के अंदर कि हमें समीकरण को सॉल्व करते समय दो आंसर मिल जाना चाहिए, x की दो वैल्यू मिल जाना चाहिए। यदि ये दो वैल्यू मिल जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें दो वैल्यू हमें मिलेगी। चलिए हल करते हैं इसे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर सीधे सीधे देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर से x कॉमन निकल कर आ जाएगा। x यहाँ निकाल लिया, यहाँ से बच गया हमारे पास 3x प्लस यहाँ से 2 इक्वल टू 0। आगे हमने आपको बताया था कि इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक गुणनखंड मेथड फैक्टराइजेशन और एक फार्मूला मेथड। मैं आपको पहले गुणनखंड मेथड की तरफ लेके चलूँगा। 10th के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझने वाली बात है कि मार्क्स जो है जब हम राइटिंग में लिखते हैं, करते हैं उस क्वेश्चन को, तब यहाँ पर मार्क्स जो है कम हो जाते हैं लिखने के तरीक़ों में। तो यहाँ पर एक x है और एक 3x प्लस 2 है, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि दो राशियों का गुणा 0 कब होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो a गुणित b इक्वल टू 0। क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब कोई दो राशियों का गुणा 0 कब होता है, जब दोनों में से एक राशि की वैल्यू 0 हो। अगर मैं लिखूं a गुणित 0 बराबर 0, करेक्ट है बिल्कुल। हम लिखें 0 गुणित b इक्वल टू 0, यह भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों में एक का 0 होना जरूरी है। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई 0 होगा, इसका अर्थ दोनों में से एक संख्या 0 है। यह बिल्कुल गलत है, ये 0 नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे यहाँ तक पहुँचे हैं अपन के x एक वैल्यू है और एक 3x प्लस 2 एक वैल्यू है, दोनों का मल्टीपल 0 है। दोनों का मल्टीपल 0 का अर्थ है कि इन दोनों में एक का 0 होना जरूरी है। तब हम यहाँ पर लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं और।
तो x इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2। x इक्वल टू 0 है ऑलरेडी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। जब इस टर्म को सॉल्व करते हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x बराबर 2 इधर चला गया तो माइनस का 2 हो गया, x बराबर -2/3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। x की यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये देखना आना चाहिए कि कैसे ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। वर्ग समीकरण होने के लिए हमें ये शर्त जरूरी है कि उसके अंदर कम से कम x की पावर 2 तो हो। उसके बाद सॉल्यूशन करने पर हमें दो उसके सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, जो कि मिल गए हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बना बनाया इक्वेशन मिल गया है, जो कि जब हम क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बीच में ये टर्म आती है। अब यहाँ पर ये टर्म बनी बनाई दे दी गई है और कहा गया है कि सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए का अर्थ है कि हमें यहाँ पर दो वैल्यू x की निकाल के लाना है। तो ये गुणनखंड विधि से हम देखते हैं, इसे सीधे सीधे जो है फैक्टर बने हुए हैं। चलिए आगे चालू करते हैं। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है। इन दोनों के बीच में वही मल्टीपल का संबंध है कि यह एक टर्म है, यह एक टर्म है, दोनों टर्म मिलकर गुणा होकर 0 प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। इसका अर्थ है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक तरफ ये हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर सीधे से इसको हल करते हैं तो 2x इक्वल टू, जब 3 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसे देखते हैं सॉल्व करके। 3x बराबर 5 इस तरफ गया, -5 हो गया, x बराबर -5/3। ये x की हमें दो वैल्यू निकल कर आ गई। एक वैल्यू -5/3 और एक 3/2। ये इसे हम समीकरण के रूट भी कहेंगे, समीकरण के मूल भी कहेंगे, और समीकरण का गुणनखंड विधि से ये अपना सॉल्यूशन भी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया गया है। मैंने इसे यहाँ पर लिखा है बोथ मेथड। बोथ मेथड का मतलब है कि हमें सूत्र विधि से और गुणनखंड विधि, दोनों विधि से मैं आप इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, ताकि इस क्वेश्चन से हमारे दोनों मेथड यहाँ पर क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 के अंदर यहाँ पर हम पहले लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को पहले लेंगे। इसके अंदर लिख लेते हैं इसे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर 9x को फैक्टर के रूप में रखना है। 9x को दो टुकड़ों में तोड़ना है। वो टुकड़े क्या होंगे, ये कहाँ से पता चलेगा? ये 10th लेवल के बच्चों को आवश्यकता इसकी लगती है, तो आप सीख लीजिए इसे। 2 और 10, a की वैल्यू और c की वैल्यू का मल्टीपल करके हम यहाँ अलग लिख लेंगे। ये 2 की वैल्यू, a की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू, ये कुल मिला के वैल्यू हमारी हो गई 20। हमें 9x को इस प्रकार से तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा 20 आ जाए और जोड़ या घटाव -9x आ जाए। चलिए देखते हैं वो टुकड़े क्या हो सकते हैं। एक तो -5 हो सकता है और एक -4 हो सकता है। देखते हैं, -5 और -4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर -5 के साथ हम ऐड करते हैं -4 को, बिल्कुल एज इट इज़ वैल्यू लेना है, प्लस माइनस चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब जाके हम इसे और सॉल्व करते हैं। -5 -4 इक्वल टू हो गया -9। मतलब ये दोनों जो है हमने लिए वो करेक्ट है। इन दोनों भागों में ये 9 टूट सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x
-5x + 10 = 0। हम यहाँ पर जनरल समझते हैं कि हमें कॉमन लेना होगा। कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब 2 की टेबल में 4 आता है। और x जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम 2x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर था, एक x यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया तो -2 यहाँ बच जाएगा, x ऑलरेडी निकल चुका है, x - 2 यहाँ से शेष रहा हमारे पास। यहाँ से -5 निकाल लेते हैं। चूँकि माइनस की 5 हमारे पास स्टार्टिंग में है तो हमें -5 निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से बचा हमारे पास प्लस का x, और यहाँ से +10 के अंदर से जब -5 इस तरफ आ गया कॉमन तो माइनस यहाँ पर चिन्ह बच जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस का 2, 5 दूना 10 = 0। ये आपको थोड़ा सा अचरज में डाल सकता है 10th क्लास के बच्चे कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों आ गया। अब हमें इसे वापस री करके इसको इस तरफ जाना है। -5 का x से मल्टीप्लाई किया, -5x हो गया, माइनस माइनस प्लस होके, और 5 दूना 10। तो कुल मिला के हम एक बार कंफ्यूज अगर हैं तो यहाँ पर देख लें तो पता चल जाएगा जो हमने की संक्रिया की है वह सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सही है। अब हमें x - 2 यहाँ पर भी, x - 2 यहाँ पर भी, x - 2 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचा हमारे पास 2x - 5 = 0। नेक्स्ट प्रक्रिया वही कि इन दोनों टर्म का मल्टीपल 0 है, इसका अर्थ है कि x - 2 = 0 या 2x - 5 = 0। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलिए, क्लियर करना नहीं, आपको डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर अब जगह यहाँ पर कम दिख रही है, थोड़ी सी जगह कम दिख रही है। x - 2 = 0, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें सीधी सीधी आ जाएगी यहाँ पर 2। अब इधर हमारे पास 2x - 5 = 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, पहले 5 उधर जाएगा, फिर 2 उसके अपॉन में आएगा, 5/2। तो हमें यहाँ पर 2 रूट्स मिल जाएंगे, 2 मूल मिल जाएंगे, या यूँ कहें कि समीकरण के 2 सॉल्यूशन हमें x की 2 वैल्यू यहाँ पर फाइंड हुई है। एक वैल्यू 5/2 है और दूसरी वैल्यू 2 के रूप में मिल गई है। तो ये हमारी इक्वेशन का एक पार्ट है, सॉरी, ये इक्वेशन का जो एक सॉल्यूशन है जो कि हमने गुणनखंड मेथड से किया है। अब हम सेकंड मेथड आपको जो है बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसे हम जो है फार्मूला लगा कर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वही क्वेश्चन है जो लास्ट में भी पिछली पीपीटी पे मैंने किया था और गुणनखंड विधि से किया था। अब मैं आपको जो है इसको सूत्र विधि से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सूत्र विधि के हमें करने के लिए सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, b की वैल्यू हो गई यहाँ पर -9, c की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10। हमारा जो फार्मूला है वो है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यह अपना फार्मूला है, सूत्र विधि बोलते हैं इसे। अब इसके अंदर हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। x बराबर -b की वैल्यू -9 है, ऑलरेडी पहली गलती यहाँ पर होती है, माइनस है, हम अगेन माइनस को यहाँ पर रखेंगे, जो हमारे b की वैल्यू निकल के आ रही है, प्लस माइनस √b² मतलब -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पर 2, c की वैल्यू है 10, इसके अपान में है 2 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2। आगे इसे फिर से सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करने पे देखते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 9, जो कि हम प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, अगेन प्लस एंड माइनस √b² मतलब 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 81, माइनस 4a, 4, 2 का मल्टीपल 8, 8 का 10 से मल्टीपल 80, ये हो गया 80।
या इधर से कर लें एक बार चेक करने के लिए। 10 दूना 20, 20 चौको 80 अपान 2 और a की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी थी 2 और 2 मिलकर जो है यहाँ पर 4 हो चुका है। मैंने गुणा कर दिया है यहाँ पर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर +9 प्लस माइनस 81 में से 80 गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 अपान 4। x बराबर 9 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट सभी जानते हैं 1 ही होता है अपान 4। अब यहाँ पर हमें फाइनली मिल गया 9 प्लस माइनस 1 अपान 4। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दो टाइप से वैल्यू निकल कर आएगी। एक बार हम x को फाइंड करेंगे प्लस से, एक बार x को फाइंड करेंगे माइनस से। हम प्लस चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव साइन लिया तो x बराबर 9 प्लस 1 अपान 4 मतलब 10 अपान 4। 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, 5 टाइम मतलब 5/2 वैल्यू निकल कर आ गई। जब हम इसका नेगेटिव साइन लेते हैं तो x बराबर 9 माइनस 1 अपान 4 मतलब 8 अपान 4 मतलब 4 से अगर डिवाइड करें 8 को तो 2 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई 5/2, अगली वैल्यू आ गई ओनली 2। यही वैल्यू हमें गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी मिली थी और यही वैल्यू जो हमें फार्मूला मेथड से भी मिल रही है। ये दो तरीके आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेन दो तरीके हैं जिससे अपन इक्वेशन को फास्ट बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन हुज रूट आर 1/2 एंड 1/3। हमें एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जिसके रूट्स हमें दिए हैं, जिसके मूल दिए हैं। एक मूल मान लेते हैं हमारा दिया है अल्फ़ा और उसकी वैल्यू दी है अल्फ़ा की, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। एक रूट्स दिया है बीटा, ये मान लिया हमने, जरूरी नहीं कि अल्फ़ा और बीटा हो, कुछ भी मान सकते हैं, तो बीटा मान लिया, जनरली चलता है, ये प्रचलन वाला शब्द है 1/3। इन दोनों को लेकर हमें जो है इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, जब अल्फ़ा और बीटा हमें रूट दिए हो तब जो है इस वर्ग समीकरण की यही खासियत है कि इसके अंदर सवाल सब तरफ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाना, आंसर से क्वेश्चन की तरफ। अब हमें आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना है। लास्ट में हमने क्वेश्चन से आंसर बनाया था, दो वैल्यू निकाली थी, अब हमें वैल्यू दे दी है, आंसर दे दिया, हमें क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x धन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास हो तो यह अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के यहाँ रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के यहाँ रख दो, यह आपकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रहेगी 1/2 अल्फ़ा की, बीटा की 1/3। मैंने दोनों का एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 6। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई होके 2 का इस तरफ, यह वैल्यू आ गई 5/6। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा की निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3। इसका प्रोडक्ट निकालना है 1/2 और 1/3 का, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 1, 2 का 3 से 6। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 1/6 और इसकी आ गई 5/6। चलिए इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। यह हमारी इक्वेशन है, इसके अंदर मैं इस वैल्यू को रखता हूँ। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 5/6। मैंने रख दी यहाँ पर 5/6 x धन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/6, मैंने यहाँ पर रख दी 1/6 इक्वल टू 0। चलिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया x² माइनस 5x/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। अब हम समीकरण में
इसके कई प्रकार हैं यहाँ से सोचने के, जैसा जिसका तर्क हो वैसा कर सकता है। हम समीकरण में 6 का मल्टीप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम समीकरण में 6 जो है एलसीएम के रूप में लेके तो भी हल कर सकते हैं कई प्रकार से। सबसे सिंपल तरीका एक होता है कि 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 6x वर्ग, यहाँ से 6 हमारा कट गया आपस में, तो यहाँ से हमारे पास बचा 5x प्लस यहाँ से 6 कट गया, बचा 1 = 0। मैंने इस समीकरण के अंदर 6 से मल्टीप्लाई किया था। जो भी करना है पूरी इक्वेशन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जो कि हमारा पूछा गया आंसर है। फाइंड द इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। इक्वेशन है 6x² माइनस 5x प्लस 1 = 0। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी आपका चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तुरंत फटाफट। इसके बाद ही आप जो है इस टॉपिक को कंप्लीट समझें। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके बाद की स्लाइड्स में। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाता है, आप भी देखने में थोड़ा परेशान होते हैं, मुझे भी बनाते समय थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए जो है हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप